तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। इसके बारे में हमने क्या क्या बताया था, इसके बारे में हमने देखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या बताया था। हमने सबसे पहले क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसके बारे में बताया था ना। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। वो होता है जैसे कोई वस्तु अगर ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर ही क्यों आती है। ठीक, इसके विषय में पढ़ा था। जैसे तुम्हारे जो न्यूटन साहब थे, इन्होंने क्या किया था, वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे सोए हुए थे और अचानक से तुम्हारे न्यूटन साहब की नींद खुलती है तो देखते हैं कि ऊपर से जो एप्पल है वो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता। उनके मन में ये विचार आया कि जो एप्पल ऊपर से गिरा तो वो नीचे को ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, इधर क्यों नहीं गया, सिर्फ वो नीचे ही क्यों गिरा। इसके विषय में हम लोगों ने कल पढ़ा था। यही होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कोई वस्तु अगर नीचे की ओर गिर रही है तो वह नीचे की ओर गिर रही है, इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी प्रत्येक वस्तु को आकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। समझ गए? ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचती है। क्यों खींचती है? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। इस वजह से कोई भी वस्तु है, आप अगर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, क्योंकि नीचे की ओर वस्तु खींच रही है। अगर ये यहाँ पे कुछ छेद कर दिया है तो आप यहीं नहीं खड़े रहेंगे, वो आप नीचे चले जाएंगे। अगर मैं मान लूँ ये पेन है तो पेन अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं तो पेन वो देखो नीचे जा रहा है। अगर पेन भी नीचे जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। ये मैंने बताया था। ये तुम्हारा सेब का एग्जाम्पल मैंने पढ़ाया था। उसके बाद मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई बॉल है, कोई वॉलीबॉल खेलने वाला जब ऐसे पैर से किक मारता है तो वह बॉल क्या होता है, वो बॉल ऊपर तो कुछ दूर तक जाती है, वो सामने भी जाती है कुछ दूर तक, लेकिन कुछ समय बाद वो नीचे गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, ये इसी को मैं इसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद कोई उपग्रह है, ये मान लो कोई ग्रह है, जैसे मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर कोई क्या कहते हैं, ये तुम्हारा क्या है, कुछ घूम रहा है, मान लीजिए सैटेलाइट घूम रहा है। तो सैटेलाइट तुम्हारा घूम रहा है तो इसी को बोलते, क्यों घूम रहा है, ये तुम्हारा बाहर क्यों नहीं जा रहा, ये अंदर क्यों नहीं गिर रहा, ये पृथ्वी के अंदर क्यों नहीं गिर जाता। ये सारी चीजों का अध्ययन हमने कल बताया था आपको। जो सुनामी आती है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसका भी यही कारण होता है। इसके विषय में मैंने कल पढ़ाया था। इसके बाद जैसे सेब का मैंने बताया, उसके बाद हमारा जीवन क्यों टिका रहता है, मान लो हम खड़े हैं तो जमीन पर क्यों खड़े रहते हैं, इसके विषय में बताया था। उसके बाद चंद्रमा पर, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का परिक्रमण कर रही है। ये तुम्हारा मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, क्या हो गई ये हो गई पृथ्वी। और ये मान लीजिए चंद्रमा, ये चंद्रमा इसके चारों ओर ऐसे घूम रहा है पृथ्वी के। तो क्यों घूम रहा है? क्यों घूम रहा है, वो मतलब क्यों घूम रहा है का मतलब यह है कि वो इसी दीर्घवृत्ताकार पथ में क्यों घूम रहा है। ये इसके बाहर क्यों नहीं चला जाता, या इसके अंदर क्यों नहीं गिर जाता, या फिर पृथ्वी से टकरा क्यों नहीं जाता, ऐसा क्यों होता है। इसके विषय में कल मैंने आपको बताया था। जो कैप्लर्स के नियम होते हैं, कैप्लर के मैंने 3 नियम बताए थे, उसी मैंने बताया था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर अगर परिक्रमा कर रहा है तो वो हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ में ही चक्कर लगाता है। ये बताया था ना मैंने, गुरुत्वाकर्षण का फर्स्ट नियम, सॉरी कैप्लर का फर्स्ट लॉ। अगर कोई भी, जैसे मान लो पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर अगर ये मान लो चंद्रमा है, ये क्या है, चंद्रमा है, ये चंद्रमा अगर इसके चारों ओर पथ लगा तो ये हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ में ही चक्कर लगाएगा और उसी पथ पर ही घूमेगा, ना कि वो उसके बाहर चला जाएगा, ना वो पृथ्वी की ओर आ जाएगा। समझ गए? इसके विषय मैंने कल बताया था। इसके बाद फिर मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने बताया था ग्रहों की गति के बारे में बताया था। ग्रहों की गति के बारे में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, ग्रहों की गति के बारे में मैंने ये पढ़ाया था कि कोई भी ग्रह हो, पृथ्वी मान लो, कितने ग्रह बताए थे मैंने, मंगल हो, पृथ्वी हो, शुक्र हो, बुध हो, या बृहस्पति हो, या शनि हो, या यूरेनस हो, नेपच्यून हो, या प्लूटो हो, मतलब कोई भी ग्रह हो वो हमेशा कोई भी ग्रह हो वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं। ठीक,
सूर्य की ओर परिक्रमा लगा रहे हैं तो वो हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ में ही परिक्रमा लगाते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी ग्रह, जैसे ये बुध मान लो, ये शुक्र मान लो, ये पृथ्वी मान लो, ये मंगल मान लो, ये बृहस्पति, मतलब कुछ भी मान लो, ये मान लो, ये मान लो, कुछ भी मान लो, इनकी एक टाइम है कि मतलब इतने दिन के अंदर वो सूर्य का एक चक्कर लगा पाएंगे। जैसे अपनी हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, तो हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, तो ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगा पाता है, उसके विषय में ये लिखा हुआ है। तो कितने दिन में लगा पाता है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगा पाता है। समझ गए? मतलब आप समझ लीजिए कि सूर्य कितना बड़ा है कि उसको पूरा एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगा है, ये लिखा हुआ है। एक वर्ष लगता है। इसका जो परिक्रमण काल होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर, तो कितने दिन का होता है? 365 दिन, मतलब एक साल का होता है। ठीक। उसके बाद अगर बुध की बात करते हैं तो बुध क्या है? बुध तुम्हारा ये है। तो बुध जो है वो 88 दिन लेता है सूर्य के चारों ओर घूमने में। समझ गए? उसके बाद अगर बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र जो तुम्हारा है वो 225 दिन लेता है एक चक्कर लगाने में। उसके बाद अगर तुम्हारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी 365 दिन लेता है एक चक्कर पूरा करने में, मतलब एक साल लेता है। उसके बाद हम लोग मंगल की बात करें, जो मंगल है वो सूर्य के चारों ओर घूमने में 687 दिन लगाता है। 687 बोल सकते हो, या फिर एक साल 88 दिन लगाता है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। समझ गए? उसके बाद अगर बृहस्पति की बात करें, तो बृहस्पति क्या है? एक ग्रह है। तो वो सूर्य के चारों ओर अगर चक्कर लगा रहा है तो कितने दिन में लगाता है? 11 वर्ष 86 दिन में लगाता है। समझ गए? 11 वर्ष 86 दिन में एक चक्कर लगा, 86 मतलब 86 डेज में एक चक्कर लगाता है तुम्हारा बृहस्पति सूर्य का। उसके बाद शनि की बात करते हैं, तो शनि क्या करता है? शनि का परिक्रमण काल क्या है? मतलब जितना परिक्रमण काल किसे बोलते हैं? परिक्रमण काल उसे बोलते हैं जो सूर्य के चारों ओर जितने समय में एक चक्कर लगाता है उसी को परिक्रमण काल बोलते हैं। ठीक। तो हमारे शनि का जो परिक्रमण काल कितना है? एक परिक्रमण काल मतलब एक चक्कर लगाने में 29 साल 5 महीने का टाइम लगता है। ठीक। उसके बाद अगर यूरेनस की बात करें, तो जो यूरेनस है वो तुम्हारा 84 वर्ष लगाता है। जो नेपच्यून है ये तुम्हारा 165 वर्ष लगाता है। और जो तुम्हारा प्लूटो है ये तुम्हारा 284 वर्ष लगाता है। प्लूटो ये है, तो प्लूटो है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 284 ईयर लगाता है, सॉरी 248 ईयर लगाता है, 248 ईयर लगाता है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में। इसके विषय मैंने बताया था आपको, तो अभी समझ गए? ये सारी चीजें नोट कर चुके हैं ना आप? ठीक, ये इतना हो गया। अगर एक बार नोट करना हो तो एक बार फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं हट जाता हूँ एक बार। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया था? कैपलर का नियम बताए थे। कैपलर का पहला नियम मैंने क्या बताया था? कैपलर का पहला नियम हम लोगों ने क्या बताया था? कैपलर का पहला नियम मैंने बताया था कि कोई भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाता है। बताया था। दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या बताया था मैंने? दीर्घवृत्ताकार का मतलब मैंने ये बताया था कि, अलग से चित्र बना लेते हैं इसको इरेज करके, ये नहीं इरेज होगा, एक बार लिख गया है ना, चलिए कोई नहीं, अलग से समझा देते हैं। मान लीजिए ये तुम्हारा क्या है? सूर्य है। ये क्या है? ये तुम्हारा सूर्य हो गया। ठीक, ये सूर्य है। और मान लिया ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी अपनी हरी हरी ये हो गई, पृथ्वी अपनी हरियाली। पृथ्वी जैसा ग्रह तो कोई है ही नहीं। पृथ्वी में हमारा जीवन भी है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी दूसरे ग्रह में आदमी रह सके। ठीक, तो अपना पृथ्वी है अपना। ये पृथ्वी क्या है? ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। मान लीजिए एक चक्कर लगाती है, मतलब कितने दिन में लगाती है? 360 दिन में लगाती है, मैंने बता रखा है आपको। उसके बाद
मैं ये बोल रहा हूँ कि केपलर का फर्स्ट नियम बता रहा था। केपलर का फर्स्ट नियम क्या होता है? तो केपलर का फर्स्ट नियम ये होता है कि कोई ग्रह हमने पृथ्वी मान लिया, सूर्य के लिए तो ग्रह हुआ ना अपना, जो पृथ्वी है ग्रह है, ठीक। तो ये तुम्हारा सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है, तो ये हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाता है। मतलब दीर्घवृत्ताकार का मतलब ये होता है कि अंडा का आकार आपने देखा है, जैसा अंडे का आकार होता है वैसे ये चक्कर लगाता है, ठीक। मतलब कहने का ये वृत्ताकार गोलाकार बिल्कुल नहीं लगाता, ये गोल घूम रहा हो, ये गोल नहीं घूमता, ये हमेशा ये नहीं घूमता, ये हमेशा ऐसे घूमता है, ऐसे। अंडा ऐसे ही तो होता है। तो ये मान लीजिए तुम्हारा ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, और ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये चारों ओर इसके घूम रही है, मतलब दीर्घवृत्ताकार पथ में घूम रही है, ठीक, समझ गए। एक चक्कर लगाता है, ठीक। ये हो गया केपलर का फर्स्ट नियम, ठीक। क्या होता है? कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर अगर चक्कर लगा रहा है तो हमेशा दीर्घवृत्ताकार पथ में ही घूमता है। यही तुम्हारा लिखा हुआ है, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या दूसरा नियम क्या बताया था? दूसरा नियम मैंने ये बताया था कि मान लीजिए कोई ग्रह है, ठीक। मान लिया कोई ग्रह है, ये तुम्हारा मान लिया ये ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया। ये गलत हो गया, थोड़ा सा सही से बना नहीं है, इसको अच्छे से बनाते हैं, अलग से ही बना देते हैं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक, मैंने क्या बताया? कोई ग्रह है, अगर कोई भी ग्रह है, मान लिया हमने ये हो गया तुम्हारा सूर्य, और ये मान लिया हमने ये क्या है, ये पृथ्वी है। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्र परिक्रमा लगा रही है। थोड़ा गलत हो गया, ये सूर्य हमको यहाँ ना बना करके पेन चेंज करके थोड़ा इधर बना देते हैं, ये है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरफ ही क्यों बनाया जाता है? इस तरफ मतलब कि पृथ्वी इतनी दूर ये यहाँ पे क्यों बनाया जाता है? ये इस वजह से बनाया जाता है क्योंकि सूर्य से हमेशा जब पृथ्वी पे जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो हमेशा उस स्थिति में सबसे दूर होता है, इस वजह से इसको दूर बनाया जाता है, समझ गए। तो ये क्या है? ये सूर्य हो गया हमारा, क्या है? सूर्य हो गया। ये हमारा सूर्य हो गया और ये पृथ्वी हो गई। तो दूसरा नियम ये होता है कि पृथ्वी जितने समय में यहां से मान लिया हमने यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में मान लिया टी समय लगा, ठीक। तो हमने इसको यहां से यहां पर पहले से थी और यहां से अब यहां पहुंच गई, ठीक। तो टी समय में यहां पहुंच गई। इतने ही समय में जितना यहाँ पे, इतने समय मान लिया पृथ्वी हमारी यहां आ गई, ये आ गई तुम्हारी पृथ्वी, और मान लिया ये तुम्हारे चल के यहाँ पहुंच गई। मान लिया यहाँ से यहाँ तक आने में टी समय लगा, ठीक। तो जितना समय यहाँ लगा उतना ही समय यहाँ पे लगा। तो अब पहले पृथ्वी यहाँ पे थी, अब पृथ्वी यहाँ पहुंच गई। तो कहने का मतलब ये कि जितने समय में यहाँ से यहाँ पहुंची उतने समय में यहाँ से यहाँ पहुंची, तो इसके द्वारा तय किया गया पथ का क्षेत्रफल, इसके द्वारा पृथ्वी द्वारा या किसी ग्रह द्वारा सूर्य के समान समय में पथ की जो दूरी होती है उसका जो क्षेत्रफल निकलता है, दोनों का ये क्षेत्रफल बराबर होता है, समझ गए। मतलब कहने का इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल मान लिया हमने कि अगर एक सेकेंड, इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया ए है, तो फिर इसका भी क्षेत्रफल ए ही निकलेगा। अगर इसका क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल भी ए ही निकलेगा, जितना इसका निकलेगा उतना ही इसका भी निकलेगा। तो सेकंड नियम क्या है? सेकंड लॉ क्या होता है केपलर का? सेकंड नियम ये होता है कि समान समय में अगर कोई पृथ्वी जितने समय में यहां से यहां तक पहुंचती है, अगर उतना ही समय इधर से यहां तक पहुंचाया तो इसके द्वारा तय किया गया दूरी और उसके बीच जो क्षेत्रफल निकला, दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। मतलब ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों का समान होता है। ये होता है सेकंड नियम। सेकंड नियम हो गया। उसके बाद थर्ड नियम की बात करते हैं। थर्ड नियम क्या होता है केपलर का?
केपलर का जो थर्ड नियम होता है वो हमेशा याद करिए, मैंने बताया था, इसके लिए एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था कि हमेशा ये याद करिए कि जो किसी ग्रह द्वारा पृथ्वी का जितने समय में तय करता है, जितनी समय में यहां से मान लिया वहां तक गया, और यहां से सूर्य से उस ग्रह तक की बीच की दूरी के क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब समय का वर्ग कर दो, अनुक्रमानुपाती मतलब टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती ए क्या है, ए क्यूब। ए है क्या, सूर्य से उस पिंड की दूरी जिसका आप निकालना चाहते हैं, या पृथ्वी बुध शुक्र मंगल कुछ भी ले लो आप, तो इनका निकालना चाहते हैं। ए क्या है, सूर्य से उस पिंड की दूरी या उस ग्रह की दूरी जिससे आप जिसका आपको निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा थर्ड नियम। तो ये तीनों नियम हो गए, रिवीजन हो रहा है आपका। उसके बाद मैंने क्या बताया था, केपलर नियम हो गया, बताया थे तीनों मैंने नियम लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो एक बार आप ले सकते हैं, ताकि मान लो बाई चांस अगर छूट रहा हो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, फट से ले लीजिए। ले लिया, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट नियम क्या बताया था, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या हो गया, कोई भी ग्रह जितने समय में यहां से मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगाएगी, थोड़ा गलत बनाया हुआ है, उतना ही अगर मान लो वही पिंड यहाँ पर ग्रह आ गए, यहाँ से यहाँ तक गारंटी समय लगा, इसके द्वारा क्षेत्रफल ये वाला और इसके द्वारा क्षेत्रफल ये वाला, दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, इसका A1 होगा तो इसका भी A1 ही होगा। इसके बाद थर्ड केपलर का थर्ड नियम क्या बताया था, टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती ए स्क्वायर। ए क्या होता है, सूर्य से उस पिंड की दूरी होती है, ठीक। उसके बाद इनके नियम का महत्व क्या बताया था, ग्रहों की गति को गणितीय रूप में समझाया जा सकता है, ये बताया था। सारी चीजें मैंने बता रखी है आपको, इसको भी आप नोट कर लीजिए, या फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेन हमको यहां से पढ़ाना था आपको, ठीक, वो तो मैं एक बार रिवीजन करवा दी हूँ ताकि एक बार में ही सारी चीज आपको क्लियर हो जाए, ठीक। यहां से हम लोग को पढ़ाना था कि ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये होता है, मान लिया, चलो बताता हूं मैं, हमने मान लिया कैसे, चलो मान लिया ये तुम्हारा मेरा मोबाइल हो गया और ये मेरा क्या कहते हैं ये हो गया, ठीक। एक पिंड ये हो गया, एक ग्रह ये हो गया, एक ग्रह ये हो गया, दो ग्रह हो गए। अब मान लिया जो ये वाला ग्रह है इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा और इस ग्रह का भी कुछ द्रव्यमान होगा, और इन दोनों की कुछ बीच की दूरी भी होगी, एक मान लो ग्रह यहाँ स्थित है, एक ग्रह यहाँ स्थित है। तो जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बल मतलब F, जो बल होता है वो इन दोनों पिंड के, इसका पिंड M1 मान लिया, इसका पिंड M2 मान लिया, इन दोनों पिंड के गुणनफल के, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का ये, हमने एक पिंड ये मान लिया, एक पिंड ये मान लिया, ठीक, इसका द्रव्यमान हमने M1 मान लिया, इसका द्रव्यमान हमने M2 मान लिया, ठीक, और इसके जो बीच की दूरी हुई, ठीक, जो इसके बीच की दूरी हुई ये हमने मान लिया क्या है, R मान लिया इसके बीच की दूरी, ठीक। M1 हो गया, M2 हो गया, बीच की दूरी ये R हो गई। अब अगर आपको निकालना है, क्या निकालना, मैंने क्या बताया, इसको मैंने मोबाइल माना था, इसको मैंने क्या कहते हैं ये क्या माना था, इसको रिमोट माना था, ठीक। तो मोबाइल क्या तो कुछ द्रव्यमान होगा, मान लिया हमने M1 है, रिमोट का कुछ द्रव्यमान होगा, मान लिया हमने M2 है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, ये होता है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है F, वो हमेशा इन दोनों द्रव्यमान के गुणनफल M1 इंटू M2, ठीक, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमने अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया, ये हो गया तुम्हारा
पहला नियम, ठीक। इसको मैं समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद ये होता है, बोला कि ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये तुम्हारा मोबाइल है, ये तुम्हारा रिमोट है, ठीक। इन पहले रिमोट के मोबाइल को मान रहा हूं पहला ग्रह है, रिमोट को मान रहा हूं दूसरा ग्रह है। तो इन दोनों की कुछ बीच की दूरी होगी ना। तो बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तुम्हारा हो गया न्यूटन का सेकंड रूल हो गया। अब इन दोनों को रख के आप सॉल्व कर दीजिए। हमने सॉल्व किया ये, ठीक। मैंने पहला क्या लिखा हुआ है, ये, ठीक। F बराबर समीकरण 1 व समीकरण 2 से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन, मतलब कहने का ये बहुत पूछा जाता है। मतलब ये आप अभी नहीं कि आगे चल के किसी भी चीज की आप तैयारी करेंगे या टीचर बनना चाहेंगे या मान लो बाय चांस आप नीट जेईई कुछ भी तैयारी करेंगे आप, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ताकि मैं कहने का मतलब ये बहुत अच्छे से इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं, ठीक। तो समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है, F प्रोपोर्शनल M1 M2, ठीक। दूसरा क्या लिखा हुआ है, F प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक। इन दोनों को हल करेंगे तो F प्रोपोर्शनल M1 M2 बटे r², इतना होगा। अब आपको पढ़ाया था मैंने कि जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट जोड़ते हैं। तो हमने मान लिया इसको कि क्या जोड़ा, F बराबर हमने K जोड़ दिया, K M1 M2 बटे r², ठीक। ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। अब K का कुछ मान भी होता है, तो K का वैसे माना जाता है किसकी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुणांक G। तो ये K बराबर हो जाता है यहीं पे तुम्हारा G, ठीक। तो ये उठा के यहाँ पे रखेंगे, तुम्हारा मेन फार्मूला क्या निकलेगा, F बराबर G M1 M2 अपान r²। ये तुम्हारा मेन फार्मूला है। ये फार्मूला बहुत जगह तुम्हारा पूछा गया है, ठीक। तो इसकी अगर पहले हम बात करते हैं परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, परिभाषा इसकी ये होती है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा दो पिंडों के बीच कार्य करता है। हमेशा इसको आप याद कर लीजिए, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा दो पिंडों के बीच कार्य करता है। कभी इस पिंड पर, जैसे मान लिया एक पिंड मान लिया हमने इसको, कभी एक पर नहीं लगता, हमेशा दो पर लगेगा। मान लिया ताला है, एक इधर एक इधर, दोनों के बीच लगेगा। अगर मैंने कोई भी दो वस्तुओं के बीच में हमेशा लगता है, ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा दो पिंडों के बीच पे लगता है, बीचों बीच लगता है। उसके बाद हमेशा दो पिंडों में ही कार्य करता है। उसके बाद क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। उसके बाद जो बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंड के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो मैंने परिभाषा बताई वही मैंने लिखी है। क्या लिखा है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा पहले पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड का द्रव्यमान का गुणनफल, ठीक, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इन दोनों पिंड के बीच की दूरी के वर्ग के, इन दोनों पिंड के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने व्युत्क्रमानुपाती कर दिया, इससे तुम्हारी परिभाषा भी बन गई, इससे तुम्हारा फार्मूला भी निकल आया। तो अगर फार्मूला याद करना है तो परिभाषा ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, या परिभाषा याद कर लो तो ये निकल आएगा। अब मैंने इसी को सॉल्व कर दिया, ये तुम्हारा फार्मूला निकल आया। समझ गए, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले इसकी परिभाषा आप लिख लीजिए। इसकी परिभाषा क्या होती है, ये लिखी हुई है
परिभाषा क्या होती है? ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे कण को आकर्षण बल से आकर्षित करता है। मैंने बता रखा है, जैसे आप एक पिंड हो गए, पृथ्वी एक पिंड हो गई, तो पृथ्वी आपको अपनी ओर खींचती है। सेम टू सेम ये लिखा हुआ है, ब्रह्मांड का प्रत्येक कण, अगर ये कण है, इसको मैंने कण मान लिया, पृथ्वी हो गई, तो ये भी इसको आकर्षित कर रहा, तभी तो नीचे जा रहा है। आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं, अगर जो मोबाइल को आप ऐसे ऊपर लेके ऐसे छोड़ दो तो वो नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि पृथ्वी उस मोबाइल को अपनी ओर खींच रही है। ठीक, तो वही चीज लिखा हुआ है कि प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, ये लिखा हुआ है। यह बल दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। समानुपाती अनुक्रमानुपाती वही मतलब होता है। ये लिखे दे रहा हूं, यहाँ पे पेन चेंज कर लूं। बे यार, तेरी तो क्या होता है? समानुपाती होता है। ये लिखा है समानुपाती, ये हो गया तुम्हारा समानुपाती। और बताया क्या होता है मैंने? अनुक्रमानुपाती। क्या बताया? अनुक्रमानुपाती। तो ये दोनों का मतलब सेम होता है, जो मतलब इसका होता है वही मतलब इसका होता है। ठीक, और व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमा, ठीक, ये हो गया तुम्हारा व्युत्क्रमानुपाती। तो अब समझ में आया? जो मैंने निकाला था वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? या बल मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वह दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया। उसके बाद दूसरी मैंने क्या लिखा था? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन व्युत्क्रमानुपाती होता है? या बल मतलब गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, यह बल दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। समझ गए? दोनों कणों के अनुदिश मतलब एक हमने कण ये मान लिया, एक कण ये मान लिया, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या, ये r मान लिया, इसका द्रव्यमान m1 मान लिया, इसका द्रव्यमान m2 मान लिया। इन दोनों को जैसे सॉल्व किया तो जो बल F निकला, F बराबर क्या निकला? m1 m2, m प्रोपोर्शनल। और पहले के लिए दूसरे के लिए क्या निकला? F प्रोपोर्शनल 1/r²। इन दोनों को सॉल्व कर दो तो क्या निकलेगा फार्मूला? F बराबर G m1 m2 अपान r²। ठीक, ये हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, तो फिर आगे चलते हैं। तेरी तो समझ में आ रहा है ना? ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या मतलब देखा जाए तो फिजिक्स जो है ना, समझने वाली चीज है बस। अगर फिजिक्स को आप अच्छे से समझ गए तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस सही समझाने वाला चाहिए। समझ गए? तो मैंने गुरुत्वाकर्षण बल क्या बताया, अगर मैं आपको समझाऊं, ये मैंने मान लिया माउस है, ये मान लिया पेन है, इसको मान लिया पहला ग्रह, इसको मान लिया दूसरा ग्रह, या फिर इसको मान लिया पहला पिंड, इसको मान लिया दूसरा पिंड। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? हमेशा दो पिंड के बीच कार्य करता है। ये पिंड हो गया, ये पिंड हो गया, ये दो पिंड हो गए। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल का नियम क्या होता है, बोलने की परिभाषा क्या होती है? जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो इस पिंड का द्रव्यमान फिर इस पिंड का द्रव्यमान, दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा इन दोनों पिंड के जितनी दूर स्थित, मान लो इतनी दूर है ये, इन दो इसके और इसके बीच की दूरी कुछ ना कुछ दूरी तो होगी। हमने मान लो 5 मीटर है, मान लिया ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इन दोनों दूरी के 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 900 आएगा। तो 900 के वर्ग के
30 के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये समझ में आ गया ना। ये होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब इसका मैंने फार्मूला बता दिया। अब इसका मैंने क्या बचा तुम्हारा, ये तुम्हारा लिखा हुआ है। अब आप इसको भी नोट कर लीजिए। मैंने यही पढ़ाया था ना अभी। क्या पढ़ाया था, जो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा पहली बार तो दो पिंडों के बीच कार्य करता है। तो हमने पहला पिंड ये मान लिया, दूसरा पिंड ये मान लिया, हो गया। इसका द्रव्यमान m1 मान लिया, इसका द्रव्यमान m2 मान लिया, इसको ही मान लिया हमने। उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी हमने r मान ली, ये r मान लिया। ठीक, ये बल जो होता है, दोनों बल एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं, तो ये मैंने आकर्षित करवा दिया। ठीक, क्योंकि कोई भी पिंड हो वो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बताया कि जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वो हमेशा पहले पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड का द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती हो गया। तथा जो एफ होता है वो बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको मैं सॉल्व किया, सॉल्व करने पे तुम्हारा निकला है एफ बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये तुम्हारा निकल आया, आ गया, समझ गए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण बल का अगर हम देखा जाए मात्रक क्या होता है, तो पहले बल का मात्रक तो हमेशा न्यूटन होता है। पहला मात्रक ये हो गया। अब अगर बोला जाए कि इसका मात्रक निकालो तो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। ठीक, तो मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले आपको तो क्या क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्या होता है फार्मूला, F बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा फार्मूला। इसका क्या निकालना है आपको, मात्रक निकालना है। आइए मात्रक निकालते हैं फिर हम लोग। ठीक, निकाला जाए। मात्रक, ये हो गया मात्रक। कैसे निकालेंगे, पहली बात तो आप यह, पहला मात्रक इसका न्यूटन का ये होता है, क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का न्यूटन। बल का कहीं भी बात आए तो हमेशा उसका मात्रक न्यूटन, पहले आपको ये याद कर लेना है। ठीक, अब फार्मूले के हिसाब से कैसे निकलेगा, जी आया F बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर है। जी क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, ये आप छोड़ दीजिए। ठीक, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। m1 क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, kg। 2 kg है तो kg स्क्वायर हो गया बटे r स्क्वायर। r मतलब दूरी, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, या फिर अब अगर इनमें बोल दिया जाए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण गुणांक का मात्रक निकालो, कैसे निकालोगे आप, पेन चेंज कर लिया जाए पहले। कैसे निकालेंगे, F बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। इससे g का मान निकालिए, g बराबर f r स्क्वायर बटे m1 m2 हो जाएगा ना, मतलब इसका इस पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। F क्या है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इंटू R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। अब स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया, बटे m1 क्या है, पहले पिंड का द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक kg, किलोग्राम, किलोग्राम। अब 2 है तो स्क्वायर लगा दिया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। ये तुम्हारा मात्रक निकला है इसका। अब अगर बोल दिया जाए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल नियतांक का आप विमा निकालिए, तो विमा आप क्या निकालेंगे, इसकी विमा क्या होती है। विमा निकालने के लिए एक और पेज ले लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। g बराबर क्या हो जाएगा, g बराबर क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर बटे m1 m2 हो जाएगा। F क्या है, न्यूटन, न्यूटन होता है। F बल, बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। मात्रक एक बार याद करवा देता हूँ,
ये मीटर स्क्वायर बटे केजी किलोग्राम हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या निकालना है, विमा। विमा निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, 7 जो तुम्हारी फंडामेंटल जो यूनिट होती है उनको याद कर लीजिए। उनको कैसे याद करेंगे आप, उनको याद करने के लिए पहले माइक चेक कर ले कि माइक से आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। माइक से फिलहाल आवाज आ रही है, ठीक। तो न्यूटन क्या है, बल। बल की विमा मैंने क्या बताई थी, बोला कुछ विमाएं आप याद कर लेना, तो मतलब जो कुछ जिनकी मतलब कि निकालने में आसानी हो जाए। जैसे वेग की विमा निकालना हो तो वेग की विमा मैंने याद करवाई थी, क्या बताया था, LT-1। त्वरण की विमा क्या बताई थी, LT-2। बल की मात्रा क्या बल की विमा क्या बताई थी, MLT-2। उसके बाद कार्य की विमा क्या बताई थी, ML2T-2 बताई थी। जैसे हमको न्यूटन की निकालना, अगर आपको याद होती डायरेक्ट तो क्या करते, MLT-2, ये हो गई तुम्हारी बल की मात्रक, न्यूटन का मात्रक, न्यूटन का विमा। उसके बाद आपको मीटर की विमा निकालना है, ठीक। मीटर क्या है, दूरी है, दूरी की विमा क्या होती है, L। L है तो L स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बटे। उसके बाद आपको निकालना है केजी। केजी क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, M। M होती है ये। उसके बाद M स्क्वायर है, M स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये ऊपर जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ठीक, बराबर M, ठीक। ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, हो जाएगा, -1 हुआ। L क्यूब हो जाएगा, L क्यूब हो जाएगा, T स्क्वायर हो जाएगा -2। ये आ गई इसकी विमा, ठीक। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। क्या निकली, m की पावर -1, L की पावर -3, सॉरी L की पावर 3, T की पावर -2, ठीक। ये होगा इसकी विमा, इसको भी आप नोट कर लीजिए फट से, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया तुम्हारे उसमें एग्जाम पे। डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है उसमें बहुविकल्पी में, जब 10 क्वेश्चन आते हैं आपको बहुविकल्पी के, तो क्या पूछता है, पूछ लेता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा क्या होता है। पहला ऑप्शन दे देगा MLT-2, दूसरा दे देगा MLT-3, चौथा मान लो तीसरा दे दिया गया कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं, और चौथा दे दिया M की पावर -3, M की पावर -1, L की पावर 3, T की पावर -2। तो ये वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, लास्ट वाला। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया, जल्दी से नोट करिए। अच्छा, पीछे वाला भी नोट किया क्या अभी आपने, पीछे क्या था, हाँ ये भी नोट करना है, ये भी नोट कर लो जल्दी से, या फिर जल्दी स्क्रीन शॉट ले लो यार। ये हो गया। उसके बाद अब इसको भी नोट कर लो, ये मैंने पढ़ाई दिया, ये हो गया। इसके अगर इसका, हाँ एक चीज और याद कर लीजिए कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण होता है, इसका कुछ मान होता है, तो उसका मान कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक। ये याद कर लीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर माइनस का, ये होता है इसका मान, ठीक। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बहुत गर्मी है फिलहाल। हो गया। उसके बाद पूछा जाता है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध क्या होता है, ठीक। तो ये टॉपिक कल पढ़ाया जाए कि आज ही पढ़ाया जाए, कल रखते हैं इसको, ठीक। तो आज के लिए हमने क्या बताया, सारी चीजें बता दी, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल बता दिया, सब कुछ बता दिया लगभग। लगभग थोड़ा बहुत टॉपिक बचा हुआ, हो सकता है कल आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये, तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल में आएंगे, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
और जहाँ पे ना समझ में आया होगा तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि कहाँ पे नहीं समझ में आया। अगर कोई भी कहीं भी समझ में ना आया हो तो एक बार कमेंट में हमको जरूर बता देना कहाँ नहीं समझ में आया क्या, तो मैं उसको कमेंट के माध्यम से या फिर जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आगे से उसको अगला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा, अगला जो लेक्चर लूंगा तो उसमें मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।